तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्युत धारा के मार्ग में आए रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, यानी वे सभी पदार्थ जो विद्युत धारा को बहने से रोकेंगी, ठीक ना, उन सभी पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक ना। जो कुछ भी विद्युत धारा का विरोध करेगा, यानी विद्युत धारा को बहने से रोकेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक ना। इस प्रतिरोध को हम लोग दर्शाते हैं आर से। किससे दर्शाएंगे, आर से, क्योंकि आर फॉर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हिंदी का होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को दर्शाते हैं हम लोग कौन सी, आर से, ठीक है। मान लेते हैं कोई चालक है, ठीक है, हमको इस चालक में प्रतिरोध पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले इन चालक के सिरों के बीच का विभवांतर पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर तथा इसमें प्रवाहित धारा पता हो जाएगा, तो हम इस चालक का क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध। मतलब यदि विभवांतर को हम इसमें प्रवाहित धारा से भाग कर देंगे तो हमको मिल जाता है कौन सी, प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रतिरोध का फार्मूला बन जाता है, ठीक है, यानी विभवांतर बटे धारा, यानी इनके सिरों के बीच का विभवांतर, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, विभवांतर को धारा से भाग कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, प्रतिरोध। इसलिए प्रतिरोध का फार्मूला बन जाएगा कौन सी, यानी प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V बटे धारा I, यानी R बराबर का मिल गया V बटे I। यहाँ से प्रतिरोध का एक परिभाषा और बन जाता है, ठीक है, कौन सी, प्रतिरोध विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले से हम लोग इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बताइए V मतलब विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। I मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर को क्या बोलते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। इस वोल्ट प्रति एम्पियर को एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। तो ई रहा ओम का प्रतीक, चाहे हिंदी में ओम लिख दीजिए या तो ओम का ई का हो गया प्रतीक, ठीक है। यानी जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या अथवा ओम होता है, ठीक है। अब देख लीजिए इस प्रतिरोध के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं और कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं। मान लीजिए किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो उसको ओम में नहीं नापेंगे और बड़े मात्रक का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी पदार्थ का बहुत मतलब कम प्रतिरोध मिल रहा है तो उसको कहाँ नापेंगे हम लोग, छोटे मात्रक में नापेंगे, ठीक है। इसलिए छोटे मात्रक के रूप में देखिए मिली ओम हो गया, माइक्रो ओम हो गया, ठीक है। ये सब कैसे मात्रक है, प्रतिरोध के छोटे मात्रक हैं। उसी तरह बड़े मात्रक के रूप में कौन सी है, किलो ओम हो गया और कौन सी, मेगा ओम हो गया, ये सब बड़े मात्रक हैं, ठीक है। इसका मान भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 मिली ओम बराबर कितना होता है, 10 पे माइनस 3 ओम, कितना, 1 मिली ओम बराबर 10 पे माइनस 3 ओम, और 1 माइक्रो ओम बराबर कितना होता है, 10 पे माइनस 6 ओम। उसी तरह 1 किलो ओम बराबर होता है 10 पे प्लस 3 ओम, और 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है, 10 पे प्लस 6 ओम, ठीक है। 10 पे 3 ओम मतलब इसको 1000 बोल सकते हैं ना, यानी 1000 ओम मिल करके 1 किलो ओम बनाता है, ठीक है। 10 पे 6 का मतलब 10 लाख, 10 लाख ओम मिलकर क्या बनाता है, 1 मेगा ओम बनाता है, ठीक है। इस तरह से बड़े मात्रक हो गए, ये छोटे मात्रक हो गए, ठीक है। अब देख लीजिए, ठीक है, प्रतिरोध का परिभाषा तो ऊपर लिखे ही हैं, वही जो हम आपको बताए हैं वही हम बोर्ड पर लिखकर पहले से लाते हैं, ठीक है, ताकि लिखने में टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। एक बार चलिए पढ़ के सुना भी देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करा, विद्युत धारा के मार्ग में आए रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। बताए हैं यदि इन चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V हो तथा उसमें प्रवाहित धारा कितना हो, I हो, तो फार्मूला मिल गया R बराबर V बटे I हो गया, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, ठीक है। इस फार्मूले से हम लोग इसका मात्रक निकाल दिए, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रतिरोध का छोटे मात्रक भी होते हैं, बड़े मात्रक होते हैं, ठीक है। छोटे मात्रक क्या हो गए, मिली ओम और माइक्रो ओम, बड़े मात्रक क्या हो गए, ठीक है, किलो ओम और मेगा ओम, और बहुत सारे मात्रक होते हैं। बस हम लोग इंपॉर्टेंट चीज खाली पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम लोग का प्रतिरोध खत्म हो गया। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग एक तरीके से और बोल सकते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा, उन सभी कारकों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारक पर, 4 कारक पर, ठीक है। चलिए चारों को पहले बता देते हैं, फिर एक एक करके हम इसको समझा देंगे, ठीक है। पहला कारक होता है कि चालक तार की लंबाई पर, ठीक है, कि कोई भी जो चालक तार है वो कितना लंबा है, प्रतिरोध इस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा चालक तार की मोटाई पर, कि तार कितना मोटा है,
ठीक है। इस मोटाई को हम लोग एक तरह से और बोल सकते हैं कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। अभी बताएंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा चीज हो गया कौन सी, मोटाई पर, ठीक है। तीसरा चीज हो गया चालक तार के पदार्थ के प्रकृति पर, कि वह चालक तार किस पदार्थ का बना है, इस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। चौथा चीज हो गया, ठीक है, कौन सी, तापमान पर। तापमान पर भी डिपेंड करता है किसी चालक का प्रतिरोध कम होगा या फिर अधिक होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर, 4 कारकों पर, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया, चालक तार की लंबाई पर, ठीक है। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी चालक तार का लंबाई जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध भी उतना बढ़ जाएगा। इसका मतलब लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जा रहा, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो प्रतिरोध है लंबाई के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यानी लंबाई बढ़ा रहे हैं प्रतिरोध बढ़ गया, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है। हम कह दिए कि यदि आपके पास एक तार है जो 10 मीटर लंबा है और एक तार है जो 5 मीटर लंबा है, तो किस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका लंबाई ज्यादा रहेगा। मतलब 10 मीटर वाले तार का प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, 5 मीटर तार वाले का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है यानी आर होता है अनुक्रमानुपाती होता है किसके, तार, चालक तार की लंबाई यानी एल के, ठीक है। लंबाई को एल से दर्शाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है जो प्रतिरोध आर होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, एल के, ठीक है। चालक तार की लंबाई हो गया, क्या हो गया, प्रतिरोध, ठीक है। वही देखिए हिंदी में लिखे भी हैं, ठीक है। क्या लिखे, किसी चालक तार का प्रतिरोध आर, उसकी लंबाई एल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं प्रतिरोध किस पे निर्भर कर रहा है, लंबाई पर। दूसरा कौन सी है, चालक तार के मोटाई पर। इस मोटाई को एक तरीके से और लिख सकते हैं चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे मान लिया हम कर रहे हैं ये कोई चालक तार है, कोई तार है, ठीक है। इसको सीधे से काट देंगे, देखिए यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल मिला, एरिया मिला गोला सा, तो इस क्षेत्रफल को बोलते हैं हम लोग कौन सी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी को हम लोग मोटाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख दिए चालक तार के मोटाई पर, ठीक है। इसका मतलब किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, उसके मोटाई पर भी, ठीक है। यदि तार कर रहे हैं, यदि तार की मोटाई ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, यदि तार की मोटाई कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब बताइए कहीं व्युत्क्रमानुपाती है क्या, ठीक है। तार अधिक मोटा है प्रतिरोध कम, तार कम मोटा है प्रतिरोध ज्यादा। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा हो रहा का, यानी देख लीजिए मोटाई ज्यादा प्रतिरोध कम, ठीक है। जब मोटाई कम प्रतिरोध ज्यादा, यानी एठो घट रहा है तो बढ़ रहा है, एठो बढ़ रहा है तो घट रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है। वही लिखे हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब एरिया, एक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो प्रतिरोध होता है व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, क्या होता है, ए, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका मतलब यदि हम कौन सी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे इसका, यानी मोटाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है। अब मोटाई कम करेंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे समझ लीजिए। हम कहते हैं हमारे पास 2 तार है, ठीक है। एक तार की मोटाई इतना है, ठीक है। चलिए एक तार की मोटाई इतना है, दूसरा तार ले लिए, इसका मोटाई इतना है, ज्यादा मोटा है तार, ठीक है। अब बताइए किसका प्रतिरोध कम होगा, किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तार का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम हो गया। क्यों, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम हो गया। इसका एरिया यानी मोटाई क्या है, कम है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। देखिए एठो घट रहा तो एठो बढ़ रहा का, एठो बढ़ रहा तो घट रहा का, उल्टा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग, कौन सी देख लेते हैं, तीसरा किस पे निर्भर करता है, ठीक है। किसी चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है, उस चालक तार के पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वह चालक तार किससे बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये चालक तार है, ठीक है, एकदम सेम समान लंबाई के हम 3-4 चालक तार ले रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। हम कह रहे हैं एक ठोरो को बना दे रहे हैं चांदी से, एक ठोरो बना दे रहे हैं कौन सी, लोहा से, एक को बना रहे हैं हम कॉपर से, एक को बना रहे हैं हम एल्युमिनियम से। का सबका प्रतिरोध एक के ना होगा, एक का समान होगा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि सबका मतलब सब किससे बना है, अलग अलग पदार्थ से बना है ना। जब अलग अलग पदार्थ से बनेगा तो इसका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, ठीक है। इसलिए किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, उसकी पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक
ठीक है ना। जैसे हम कह दिए चांदी का कोई तार बनाएंगे तो उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। कॉपर का बनाएंगे तो उससे अधिक होगा, लोहा का तार बना देंगे तो उससे अधिक होगा, कोई रबड़ का तार बना दीजिए तो सबसे अधिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो देख लीजिए प्रतिरोध किस पे निर्भर कर रहा है, कोई चालक तार किससे बना हुआ इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। चौथा देख लीजिए चालक तारें ताप पर भी निर्भर करता है, ठीक है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। ठीक ना, तापमान पर निर्भर करने का मतलब ये होता है यदि किसी चालक तार का हम ताप बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, किसी चालक तार का ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जा रहा है। तो देख रहे हैं एक बढ़ा रहे हैं दूसरों बढ़ जा रहा है, एक घटा रहे हैं दूसरों घट जा रहा है। तो इस रिलेशन को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, सॉरी प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके गांव के बाहर देखे होंगे पोल पर, ठीक है, तार और गया हुआ रहता है, ठीक है। वहां पर आप लोग देखे होंगे मई जून के महीने में, ठीक है, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है तो तापमान ज्यादा रहता है, उस समय आप लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा कई जगह, ठीक है, जो तार उस पोल पे गया होता है पिघल पिघल के गिर जाता है टूट करके। क्यों गिर जाता है, क्योंकि तापमान अधिक तो तार का प्रतिरोध अधिक, जब प्रतिरोध अधिक तो तार हीट ज्यादा होगा, गर्म ज्यादा होगा, जब गर्म ज्यादा होगा तो तुरंत वहां से पिघल के गिर जाएगा। लेकिन ठंडी में ऐसा कहीं आप नहीं सुने होंगे कि ठंडी में कहीं तार गल के गिर गया। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि ठंडी में तापमान क्या होता है, कम होता है। जब ठंडी में तापमान कम होता है तो प्रतिरोध भी कम होता है, जब प्रतिरोध कम होगा तो उसमें उत्पन्न होगा नहीं करेगा, हीट होगा नहीं करेगा तार, और तार जब हीट नहीं होगा तो तार गलकर गिरेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कौन सी किसी चालक तार का प्रतिरोध है उसके तापमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पेपर में पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, ठीक है, चालक तार की लंबाई पर, दूसरा चालक तार की मोटाई पर या फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर, चौथा किस पे, तापमान पर, ठीक है। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ाएंगे, मोटाई बढ़ाएंगे, प्रतिरोध घट जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, इसलिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर, भिन्न भिन्न पदार्थ का यदि हम तार ले रहे हैं, कोई चालक तार ले रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इसलिए जो मतलब किस चालक तार का प्रतिरोध होता है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। चौथा बताएं किस पर, तापमान पर, तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए, यानी जो कुछ भी हम आपको बताएं सबका सब हम बोर्ड पर लिख दिए हैं पहले से, ठीक है। आप लोग इसको देख करके पढ़ सकते हैं, वही जो हम बोले हैं वही बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि आप लोग का टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह बताता है कि वह पदार्थ विद्युत धारा के बहने का कितना विरोध करता है, ठीक है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह बताता है कि वह पदार्थ विद्युत धारा के बहने का कितना विरोध करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई 2 तार ले रहे हैं, 2 ठो तार ले रहे हैं, ठीक है। एक तार है हम कह दिए कॉपर का तार ले लिए, दूसरा तार हम कह दिए रबड़ का कोई तार बना करके रबड़ का तार ले लिए, ठीक है। अब देख लीजिए इस दोनों तार में जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा विद्युत धारा को बहने से रोकेगा, और जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम रहेगा वो उसको उसमें से विद्युत धारा उतना अच्छे से प्रवाहित हो जाएगा, ठीक। अब देखिए रबड़ के तार और कॉपर के तार में रबड़ के तार का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें से विद्युत धारा बह पाएगा नहीं, ज्यादा विद्युत धारा को रोकेगा, इतना ज्यादा रोक देता है कि रबड़ में से विद्युत धारा बह ही नहीं पाता। क्यों, क्योंकि उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है। कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगा किसमें से नहीं। तो जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा
बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक, जैसे मार्कर है, मार्कर में विद्युत धारा प्रवाहित होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। कागज है, कागज में होगा नहीं, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है। अब बताइए चांदी है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, इसलिए चांदी में बहुत तेज से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, कॉपर है उसका भी कम होता है, धारा प्रवाहित होता है। एल्युमिनियम उसमें भी विशिष्ट प्रतिरोध का होता है, कम होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, इस तरह से ठीक है, तो विद्युत धारा को रोकने का जो गुण है, रोकने की जो क्षमता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता था। ठीक है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, तापमान पर और पदार्थ के प्रकृति पर। ठीक है, वहां से देख लीजिए किसी तार का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, ध्यान देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, और किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। यानी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध का होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, और जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/a, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए r और दोनों मिल रहा है, तो r को एक बार लिख लिए। ऊपर देखिए l रहेगा, नीचे का आ जाएगा ए आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ए नीचे है, एल ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फार्मूला मिल गया। जब 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते मिलाते हैं तो आर एक बार लिख लिए, ऊपर एल आ गया, नीचे का हो गया ए। रो बराबर आर बराबर एल बटे ए। अब इस अनुक्रमानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कांस्टेंट लिखाएंगे अनुक्रमानुपातिक के चिन्ह का स्थान पे। इस अनुक्रमानुपातिक के चिन्ह का स्थान पे जो कौन सी लाए? कांस्टेंट लाए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी? रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोह बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक होता है थोड़ा पी के टाइप में बनता है, देख लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा पी के टाइप में दिखता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोह बोलते हैं। ठीक है, अब इसी रोह को हम लोग बोलते हैं कौन सी? विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ से देखिए फार्मूला मिल गया, आर बराबर इसके स्थान पे रोह आ गया, एल आ गया, नीचे ए है, यानी आर बराबर रोह एल बटे ए। अब हमको विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला निकालना है ना, तो यहाँ से रो को यहीं रोकेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो नीचे तो ऊपर चल जाएगा, यानी आर इंटू ए हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यानी आर इंटू ए, अब बट्टे का आ जाएगा एल। तो यहाँ देखिए रो का फार्मूला मिल गया, आर इंटू ए बटे एल। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला आर रो बराबर आर ए बटे एल। इसका मात्रक होता कौन सी? ओम मीटर। अब इसका मात्रक कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनिएगा। यानी फार्मूला मिला है रो बराबर आर ए बटे एल। तो रो बराबर, अच्छा बताइए आर का मात्रक क्या होता है? ओम। यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब बटे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा? खाली ओम मीटर। तो वही इसका मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। यहां से क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, ठीक है, कि रो का मात्रक यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए, तो क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें एक चीज और देख पढ़ लेते हैं। ठीक है, यदि इस फार्मूले में ध्यान से सुनिएगा, यदि इस फार्मूले में जहां आर है, ठीक, मतलब आर को तो आर रहने देते हैं, जहां ए है वहां 1 रख देते हैं, एल के स्थान पे भी कितना रख देते हैं? 1। मतलब जो तार की लंबाई कितना ले रहे हैं? 1 मीटर, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। हम अपने मर्जी से मान रहे हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं जो जिस तार का विशिष्ट प्रतिरोध हमको पता करना, उस तार की लंबाई कितना ले लिए? 1 मीटर, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ले लिए? 1 मीटर स्क्वायर। जब यहाँ 1 और 1 रखेंगे तो मतलब 1 और 1 से मान लीजिए 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 चलिए लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो यहाँ मिल जाएगा कौन सी? रो बराबर कौन सी? आर मिल जाएगा। रो और आर बराबर मिल जाएगा ना, इसके स्थान पे जब 1-1 रखेंगे तो रो किसके बराबर हो जाएगा? आर के। यहाँ आर बचेगा, यहाँ रो बचेगा, यानी रो बराबर क्या हो गया? आर। कब? जब एल बराबर 1 लिए थे और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर लिए थे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब बताइए कहीं विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर आ गया का? अब यहाँ हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध ही प्रतिरोध होता है का? अब प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध होता है का? थोड़ा सा अंतर इसमें होता है, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। अब बताइए ये कब बराबर हुआ? जब L बराबर 1 लिए हैं और A बराबर भी 1 लिए हैं। तो यहाँ एक फार्मूला बन सकता, मतलब परिभाषा एक तरह से और बन सकता है विशिष्ट प्रतिरोध का, कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। कौन सी? विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान से सुनिएगा, यानी किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे
तार कितना होना चाहिए 1 मीटर लंबे, तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उस तार के अंदर जितना प्रतिरोध होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अच्छे से समझिए एक बार फिर से, ठीक है। हम कह दिए इस तार की लंबाई कितना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तब एकरे अंदर जितना प्रतिरोध होगा ना उसी को बोलेंगे कौन सी, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही है, ठीक है। इसका फार्मूला बनता है रो बराबर RA/L। अब बताइए विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए क्या होता है। कर दिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी बता रहे थे कि प्रतिरोध जो होता था वो 4 कारकों पर निर्भर करता था, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तापमान पर और पदार्थ के प्रकृति पर, ठीक है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध इन सब पर निर्भर नहीं करता। विशिष्ट प्रतिरोध खाली एक चीज पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर, पदार्थ किस मतलब किसका बना हुआ तार, ठीक है, उस पर खाली निर्भर करेगा, लंबाई उम्बाई पे नहीं निर्भर करता, ठीक है। हम कह दिए एग्जाम्पल से समझिए, हम कह दिए एक 2 मीटर लंबा तार लिए कापर का, एक 10 मीटर लंबा तार लिए कापर का, दोनों का प्रतिरोध तो अलग अलग होगा, क्योंकि एक लंबाई ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा, लंबाई कम तो प्रतिरोध कम, ठीक है। लेकिन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक का पदार्थ का बना हुआ का, ए भी कापर का है, ए भी कापर का है, चाहे इसको 100 मीटर कर दीजिए, इसको 1 मीटर कर दीजिए, लेकिन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम रहेगा, लेकिन प्रतिरोध का हो जाएगा अलग अलग, क्योंकि प्रतिरोध तो निर्भर करता लंबाई पे, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं निर्भर करता। उसी तरह प्रतिरोध मोटाई पे निर्भर करता है, ये मोटाई उटाई पे नहीं निर्भर करता, ठीक है। ये खाली किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे, वो किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को विशिष्ट प्रतिरोध अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।